नमस्कार, जय हिंद बच्चों। मैं चंदन कुमार वर्मा और आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 में हम लोग चल रहे हैं। और चैप्टर नंबर 8 जो आज हम देखेंगे उसका नाम है विस्कोसिटी। उसका नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, श्यानता। क्या है? चैप्टर का नाम है श्यानता। ठीक है, आज पहले इस फिगर को समझेंगे और जहां भी श्यानता की बात आएगी तो आपके दिमाग में सीधे इस फिगर के हिसाब से चला जाएगा कि वो होता क्या है। परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, बस ये फिगर देखने की जरूरत है। आप एक बार फिगर देखेंगे, श्यानता के बारे में आप बढ़िया समझ जाएंगे। ये देखिए, कह रहा है हाई विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी एंड लो विस्कोसिटी। अभी जो लो विस्कोसिटी जो रहता है और हाई विस्कोसिटी जो रहता है, तो हाई विस्कोसिटी जो कहता है कि भाई आपका जो है द्रव जिस बल से किसी वस्तु को या अपने आगे बढ़ने के जो क्रियात्मक आगे बढ़ने का जो क्रिया है उसका जो प्रतिरोध करता है। उदाहरण के तौर पे श्यानता को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि कोई ऐसे दो द्रव लेंगे तो इस द्रव में हाई विस्कोसिटी और लो विस्कोसिटी। ये है हनी, ये है हनी, और ये क्या है? ये है वाटर। ये है हनी और ये है वाटर। तो जब कोई एक आप बीकर लेंगे और उसमें कुछ परख नली से या अपने ऐसे एक बकेट लेंगे और किसी भी ग्लास में या किसी ऐसे वस्तु में एक में मध रखा हुआ है, हनी रखा हुआ है, और एक में वाटर रखा हुआ है। दोनों को जब गिराएंगे अलग अलग पात्रों में तो आप क्या देखेंगे कि जो द्रव जो है जल्दी गिर गया, जबकि हनी क्या है? धीरे धीरे गिर रहा है। यानी वो दोनों को सेम एंगल पे हम ऐसे डाले हैं तो द्रव जो है ज्यादा भर रहा है, जबकि हनी क्या है? कम भर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो अपने सरफेस को, मतलब कि सतह पे जो आगे बढ़ रहा है, द्रव के जो कणुओं जो आगे बढ़ने की जो क्रिया है उनका प्रतिरोध कर रहा है। बोले भैया नहीं बढ़ना है आगे। अब जल जो है उसमें चूंकि कम श्यानता है, यानी विस्कोसिटी कम है, तो वो भाई कम प्रतिरोध लगा रहा है। और मध में या फिर हनी में ज्यादा श्यानता है, हाई विस्कोसिटी है, हाई विस्कोसिटी है, तो जो है वो ज्यादा देर बाद गिर रहा है, जबकि लो विस्कोसिटी है तो कम देर में गिर रहा है। तो अभी आपने समझा कि श्यानता जो बताता है कि अपने किसी तरल का वह गुण जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल, स्ट्रेस या अपरूपक प्रतिबल, शियर स्ट्रेस के कारण अपने को विकृत इन्फॉर्म करने का विरोध करता है। यानी कि आप पात्र में रखे हुए हैं और वो विरोध कर रहा है कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, दूसरे में जल्दी नहीं जाऊंगा। और जो जल्दी चला गया मतलब उसका विस्कोसिटी कम है, और जो देर से जा रहा है उसका विस्कोसिटी हाई है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है। अभी जो हनी था वो क्या कर रहा है? वो जो है विरोध कर रहा है। विरोध कर रहा है किसका? अपने जो मध्य अपेक्षित गति, मतलब आगे बढ़ने की। मैं बोला था कि अपेक्षित गति, भैया इसमें से इसमें जा रहे हैं तो नहीं, तो अपेक्षित गति का क्या कर रहा है? वो विरोध कर रहा है।
तो अपेक्षिक गति का विरोध ही श्यानता है। श्यान बल क्या है? किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाला घर्षण बल। अब यहां पे घर्षण बल की बात आ गई, ठीक है, घर्षण बल की बात आ गई। तो आपने देखा होगा, यदि हम एक पात्र लेते हैं, एक पात्र ऐसा लेते हैं जैसे कि गिलास लिया और एक गिलास के दोनों उसमें हमने भर दिया, हनी भर दिया एक साइड में और एक साइड में वाटर भर दिया। अब आप समझिए, चूंकि दोनों क्या है, वहां पे दोनों के लिए जो ग्लास है घर्षण बल जो लगेगा उस दोनों के लिए बराबर है, मान लीजिए। अब वो क्या कर रहा है कि घर्षण बल का विरोध करता है, यानी घर्षण बल लग रहा है। यहां क्या कर रहा है कि गति विरोध करने वाला घर्षण बल। अब पानी आपने गिराया, एक गिलास से मध गिरा रहे हैं यानी हनी गिरा रहे हैं, तो दो परतों के बीच यानी ग्लास और वाटर या हनी के बीच जो घर्षण बल लग रहा है वही जो है श्यान बल है। अब उसी एक को गिलास में डालिए, दूसरे को खुरदुरे टाइप के गिलास में डालेंगे। अब क्या होगा, पानी तो गिर जाएगा लेकिन हनी क्या है, ज्यादा बूंदों में बच जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। श्यानता केवल द्रव तथा गैसों का गुण होता है। श्यानता किसमें होती है? द्रव तथा गैसों में होता है। ठोस में नगण्य होता है, यानी न के बराबर होता है। वो ठोस मतलब रखा हुआ है तो रखा हुआ है। द्रव में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बलों के कारण होता है। अभी इससे पहले जो हमारा चैप्टर पृष्ठ तनाव जो हमने सरफेस टेंशन बताया, उसमें ससंजक बल और असंजक बल बताया था। ससंजक बल बोलता है कि समान अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इसमें क्या करता है, समान अणुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है ससंजक बल है। अब इन दोनों के मध्य द्रव में और केवल गैसों का ही जो गुण है वो श्यानता का गुण होता है, ठोस का नहीं होता है, क्योंकि वो इतने घनिष्ठ, इतने घने या इतने पास रहते हैं कि उनको विरोध करने या वहां तक पहुंचने की यह रहता ही नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा बल लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अभी क्या कहता है कि द्रव का अणुभार बढ़ने से श्यानता बढ़ती है। द्रव का अणुभार बढ़ने से श्यानता बढ़ती है। गैसों में श्यानता एक परत से दूसरी परत में अणुओं, गैसों में श्यानता के कारण होता है, अणुओं के कारण एक परत से दूसरी परत में अणुओं के बीच। अभी एक परत से दूसरे परत में क्या होगा, गैसों में श्यानता क्या होगी कि एक परत से दूसरे, जैसे मान लीजिए गैस तो जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र में भर जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे गैस या इस तरीके के रहते हैं या उन पे दाब या टेम्परेचर डाला जाएगा तो क्या होगा, वो वहां पे विरोध करेंगे, श्यानता बढ़ेगी। कह रहे हैं कि द्रव या गैसों में श्यानता एक परत से दूसरी परत में अणुओं के बीच लगता है और गैसों में श्यानता का यही एक कारण है, वो परत वाइज लगता है, एक एक अणु या इस तरीके का नहीं लगता है। इसी वजह से देखा होगा, मैंने बोल दिया कि भाई ओजोन परत है या ये परत है, या बादलों के बीच आपने देखा होगा कि एक काली बादल है और एक सफेद बादल है, एक भूरी बादल है, एक लाल दिखाई दे रहा है। ऐसा लाल नहीं होते हैं लेकिन इस तरीके का जो है दिखाई दे रहा है, तो वो परत वाइज वहां पे श्यानता के कारण जो है, पृष्ठ तनाव के कारण जो है आपका वो बादल वहां पे इकट्ठे हुए हैं। जैसे ही पृष्ठ तनाव कम होता है, अब उस तो बादल जो है पानी के रूप में आपको नीचे बारिश
करते हैं या बारिश होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो गैसों में सांद्रता जो है इज लेस देन, द्रव में सांद्रता, ठीक है, ये ज्यादा होता है और ये कम होता है। यानी गैसों में जो सांद्रता होती है वो द्रव की अपेक्षा कम होता है, और ठोसों में सांद्रता जो है नहीं या नगण्य के बराबर होता है, विस्कोसिटी नहीं होता है। अब विस्कोसिटी का देख लेते हैं। जो वो क्या बोल रहा है कि जो फ्लो होता है, यानी द्रव का फ्लो चल रहा है, वहां पे जो प्रतिरोध लगते हैं वो उसका माप हम कैसे करते हैं। तो देखिए इस तरीके का, देखिए ये है द्रव और ये है हनी। अब ये कह रहा है कि वाटर लोअर विस्कोसिटी 1.0 सेंटीपॉइज। अभी जो इसका मात्रक होता है सेंटीपॉइज होता है, हम उसको सेंटी में यानी कम मानते हैं, क्योंकि 1 सेंटीपॉइज बहुत होता है। 2 सेंटीपॉइज या 1 मीटर मतलब बहुत ज्यादा होगा। तो वहां पे हम बात करेंगे 1 सेंटीपॉइज। हनी का जो है हायर विस्कोसिटी होता है वो जो है 12,200 सेंटीपॉइज होता है। ठीक है, 200 सेंटीपॉइज होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और हर द्रव का जो हम विस्कोसिटी नापेंगे वो 1 सेंटीपॉइज वाटर का मान करके बाकी अन्य का हम लोग कंपेयर करते हैं, देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तरलता व सांद्रता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सांद्रता जितनी कम, तरलता उतनी ही ज्यादा। ये कह रहा है कि सांद्रता और जो आपका तरलता दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब उल्टा होते हैं। उल्टा होता है क्या? देखिए, ज्यादा सांद्रता कम, मतलब तरलता ज्यादा। सांद्रता कम मतलब तरलता ज्यादा, और सांद्रता ज्यादा मतलब तरलता कम। याद रखेंगे, सांद्रता ज्यादा मतलब तरलता कम, और सांद्रता कम मतलब तरलता ज्यादा। जैसे कि मैंने बताया था कि हनी और जल। अब आपको आपको किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्या आ सकता है कि हनी यानी मधु, या फिर द्रव में सब ज्यादा श्यान कौन होता है, या किसकी श्यानता ज्यादा होती है। तो आप समझ जाइए कि ज्यादा श्यानता है तो वहां पे जो है तरलता उसकी कम है। ठीक है, ज्यादा श्यानता है मतलब तरलता उसकी कम है, यानी बहने का फ्लो उसका जो है कम है। अलकतरा ले लेंगे, उसका तो और भी फ्लो कम है, तो उसकी श्यानता क्या होगी? ज्यादा होगी। जबकि जिसका श्यानता कम है उसकी तरलता ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि पानी का तरलता मान लीजिए इस तरीके का है तो ठीक है। एक आदर्श तरल की श्यानता एवं संपीडितता दोनों शून्य प्रकृति में संभव नहीं है। जब भी हम बात करते हैं आदर्श तरल की, या कभी भी बात हो कि आदर्श गैस की, आदर्श दाब की, जहां पे आइडल की बात आ गया, समझिए कि वो नहीं है, या उस लेवल पर अभी पहुंचे ही नहीं है हम। तो जहां पे आदर्श द्रव की बात हम करते हैं तो एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है, समझिए कि वो कुछ नहीं है, वो है ही नहीं, तो वहां पे वो शून्य होगा। यहां पे बोल रहा है और प्रकृति में जो कि संभव नहीं है।
ठीक है। अभी जल आदर्श द्रव के सबसे निकट है, जल को आदर्श द्रव के सबसे निकट माना गया है, मतलब वो तरल माना गया है, जहां पे तरलता जो है शून्य मानी गई है, संपीडितता और तरलता दोनों शून्य मानी गई है, या सान्यता जहां पे शून्य जिसकी मानी जाए वो द्रव सबसे निकट है, उसके अलावा और कोई पदार्थ यहां पे नहीं है। ताप बढ़ाने पर द्रव की सान्यता घटती है और ताप बढ़ाने पर गैसों की सान्यता बढ़ती है। अभी आपने एक चीज गौर किया होगा, जैसे कि हम पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं तो द्रव की जो तरलता होती है ना वो घटेगी, यानी उस तरल सान्यता जो है उसकी घटेगी। तभी आपने देखा होगा कि नट बोल्ट या फिर कुछ ऐसे चीजें काम करनी है, वहां पे हम लोग गर्म पानी डालते हैं, भैया यहाँ पे गर्म पानी डालो, वो क्या और तरलता के साथ में वो इनसाइड में जाता है। गर्म पानी से आप कपड़े धोएंगे तो साफ होगा कि ठंडे पानी से? तो गर्म पानी से जो है यदि आप कपड़े धोते हैं तो ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी से जो है कपड़ा साफ जल्दी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं सान्यता का क्रम हम लोग देखते हैं। शहद इज ग्रेटर देन पानी, पानी इज ग्रेटर देन केरोसिन, केरोसिन इज ग्रेटर देन पेट्रोल और पेट्रोल इज ग्रेटर देन गैस। यानी कि ये है शहद जो है पानी से अधिक है, केरोसिन पानी से मतलब कम है, पेट्रोल केरोसिन से कम है और गैस जो है सबसे कम है। ये इसका आपको इन चारों में से पूछा जाए या 5 है, बोल दिया कि 4 दे दिया, शहद, पानी, केरोसिन, पेट्रोल और गैस में सबसे सान्यता जो है सबसे अधिक किसका है? ठीक है, सबसे अधिक किसका है? तो आप इसमें से देख करके बता सकते हैं कि सान्यता जो है शहद का सबसे अधिक है। सबसे कम किसका है? तो आप बताएंगे कि गैस का जो है सबसे कम है। ये नोट्स करेंगे, ये याद रखेंगे, ये सब चीजें जो है याद करने वाली चीजें हैं। एक बार याद हुआ, एक बार दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा है, तो आप निश्चित ही हल कर लेंगे। अगला देखते हैं, किसी तरल की सान्यता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी द्वारा मापा जाता है। अभी क्या करेंगे कि आगे देखते हैं, आगे है किसी तरल की सान्यता जो है सान्यता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी द्वारा मापा जाता है। अभी इसमें लिखा हुआ है कि परतों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती विस्कोसिटी जो है, यदि हम सान्यता गुणांक या श्यान बल या सान्यता गुणांक F से प्रदर्शित करें या श्यान बल, किसी तरल की सान्यता गुणांक मतलब श्यान बल की हम बात कर रहे हैं, F से प्रदर्शित करें तो परतों के क्षेत्रफल के वो अनुक्रमानुपाती होता है, यानी सान्यता गुणांक जो है F प्रोपोर्शनल टू A। अभी जो है वेग प्रवणता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। मान लीजिए कि वेग प्रवणता किसी वस्तु का डेल्टा V है और बटा में डेल्टा Z है, तब F दोनों को मिलाने पे दोनों समीकरण को मिलाने पर F प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा V बटा में डेल्टा Z। अभी यहां से तो जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है। ठीक है, आपको पता है
तो F इक्वल टू हो जाएगा नीटा ए जेड डेल्टा V बटा में डेल्टा जेड। ये जो है जहां नीटा क्या है आपका श्यानता गुणांक है, या फिर एक जहां नीटा क्या है श्यानता गुणांक नहीं, एक नियतांक है। जहां नीटा एक नियतांक है और इसी नियतांक को हम इसी नियतांक के माध्यम से हम जो है किसी वस्तु का श्यानता निकाल सकते हैं। तो जस्ट आपको फार्मूला याद करना है कि F इक्वल टू नीटा ए डेल्टा V बटा में डेल्टा जेड, ये दोनों वस्तुओं का वेग प्रवणता है, वेग है, यानी यहाँ पे इसका नीचे के तरल का और ऊपर के वस्तु का, यानी तरल जा रहा है तो वहां पे वेग प्रवणता। आपने देखा होगा कोई कभी कभी ऐसा होता है कि हम पाइप में या किसी वस्तु में हम उसको नीचे गिराने के लिए, उस तरल वस्तु को नीचे गिराने के लिए जिस वेग से उठाते हैं, आपने धीरे से उठाएंगे तो धीरे धीरे पानी जाएगा, झटके से उठाएंगे तो आप तेजी से पानी जाएगा। ठीक है, इसका हम प्रदर्शित करते हैं नीटा से इस तरीके का, एन से थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। SI मात्रक है किग्रा मीटर जो है किग्रा प्रति मीटर इंटू सेकेंड, इसको प्वाइज भी कहते हैं, इसको हम डेका प्वाइज भी कहते हैं या प्वाइजली भी कहते हैं या पास्कल सेकेंड भी कहते हैं। देखिए इतने हैं इसके मात्रक, SI मात्रक ये है, SI में इसको तो अभी आ जाएगा कि प्वाइज किसका मात्रक है, प्वाइज किसका मात्रक है, तो आप बताएंगे श्यानता गुणांक का मात्रक है। डेका प्वाइज किसका मात्रक है, वो भी श्यानता गुणांक का है, और किग्रा प्रति मीटर इंटू सेकेंड जो है किसका है, तो ये है। ये जो द्रव की श्यानता मापने के लिए इसको स्टोक्स के नियम का प्रयोग करते हैं या नियम का उपयोग होता है, ये याद रखेंगे। द्रव की श्यानता मापने के लिए स्टोक्स के नियम का उपयोग करते हैं। अब आगे हैं बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रयोग नहीं है, ये है प्रमेय, बर्नौली प्रमेय। ठीक है, अब कह रहा है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखित प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु तथा उसके एकांक, प्रत्येक बिंदु उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। यहां पे प्रत्येक बिंदु पर होगा, प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा होगी, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होगा कांस्टेंट या फिर नियत होगा। ठीक है, अभी मान लीजिए किसी पाइप में इस तरीके से किसी पाइप में इस तरीके से बह रहा है तो उसके एकांक क्षेत्रफल का हम एकांक आयतन का हम पता करेंगे। यदि द्रव के एकांक आयतन का दाब ऊर्जा P है, हमने P मान लिया, और द्रव के एकांक आयतन का गतिज ऊर्जा 1/2 रो, ये रो है, रो
भी स्क्वायर मान लिया, जो कि रो जो है द्रव्यमान बटा आयतन है। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन है। ठीक है, इसको रो मान लिया। ठीक है, द्रव के एकांक आयतन का स्थितिज ऊर्जा हमने जो है इसको हम मान लेते हैं रो जी एच। स्थितिज ऊर्जा होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। यहां पे हमने रो माना है, रो द्रव्यमान नहीं है, एकांक आयतन की बात कर रहे हैं। यदि हम m एकांक आयतन m को यदि एक m बटा भी कर दें, भी जो है एक आयतन जो है, इससे समझेंगे। अभी यहां पे क्या आया है, एकांक आयतन का समझने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं। अब मान लेते हैं, अब यहां से हम मान लेते हैं m इक्वल टू m इक्वल टू हमने मान लिया m, ये तो सबको पता है। अब देखते हैं, अब कह रहे एकांक आयतन की बात कर रहा है, एकांक आयतन की बात कर रहा है, तो m बटा में हमने कर दिया भी, कैपिटल भी कर लेते हैं आयतन। अब चलते हैं m अभी आयतन कोई किसी वस्तु का आयतन जो है कैपिटल भी है, किसी वस्तु का आयतन जो है कैपिटल भी है। अब यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m बटा में कैपिटल भी इक्वल टू m बटा में कैपिटल भी इक्वल टू कैपिटल M हमने मान लिया कि ये m कैपिटल M है। अब हम एकांक आयतन की बात करें, यदि v इक्वल टू यदि v इक्वल टू 1, तो देन कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m बटा में v इक्वल टू स्मॉल m। अभी इस कैपिटल M को हम मास ही मानेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो कैपिटल M इक्वल टू हमने मान लिया है रो। ठीक है, एक बार फिर से समझा दूं, एकांक आयतन की बात कर रहा है। एकांक आयतन पे यदि हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को हमने मान लिया m और उसका आयतन को हमने मान लिया v, तो m बटा v इक्वल टू m बटा v हमने उसको मान लिया कैपिटल M। ठीक है, अब कैपिटल M से आप बोलेंगे सर ये तो द्रव्यमान बटा आयतन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हमने एकांक आयतन लिया, आयतन को हमने v कर दिया, v इक्वल टू 1। दैट टाइम m इक्वल टू m बटा v इक्वल टू एकांक मतलब एक होता है, बार बार बता रहा हूं, और यहां से आप m इक्वल टू इसको मान लीजिए रो। अभी जहां रो की बात करेंगे, जहां भी रो की बात करेंगे तो रो इक्वल टू होगा m बटा में भी। एकांक के लिए तो m हो जाएगा, ज्यादा है तो हमने एकांक माना है, यहां पे हमने कोई एकांक ले लिया है, v इक्वल टू 1। अब समझ में आया? अब यहां पे जो है रो का जो मान है m बटा में कैपिटल v है और रो इक्वल टू कैपिटल M हमने मान लिया है, ऐसा समझा रहा हूं। ठीक है, अब ये तीनों कह रहा है कि रो द्रव्यमान P 1 बाई जिसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर होता है, m रो इक्वल टू m है तो वहां पे रो v स्क्वायर और यहां पे mgh स्थितिज ऊर्जा तो रो gh। दैट टाइम बर्नौली प्रमेय के अनुसार के अनुसार 1/2 नहीं P
प्लस 1/2 रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू नियतांक, या फिर मतलब एक नियतांक होगा या फिर एक नियत होगा, एक नियतांक निकलेगा जिसका मान जो है नियत रहेगा। फिर से पूरा बर्नौली प्रमेय बताता हूं कि धारा रेखी प्रवाह में यदि कोई द्रव बह रहा है तो उसके एकांक आयतन पर लगने वाला दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान जो है नियत रहता है। यहां पे हम नियतांक न लिख करके यहां पे हम नियत भी लिख सकते हैं, यानी इनका मान क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे, तो हमने मान लिया कि एकांक आयतन पर दाब जो है P है, एकांक आयतन का गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है चूंकि, तो यहां पे रो भी स्क्वायर है क्योंकि रो जो है एकांक आयतन का मान है। अभी यहाँ पे द्रव के आयतन का स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन का स्थितिज ऊर्जा जो है रो जी एच होगा, रो का हमने वहां पे समझा दिया है। तब बर्नौली प्रमेय के अनुसार P + 1/2 रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू नियत, ये है कांस्टेंट रहता है। यहां पे जो होगा, यहां पे जो मान होगा वो जो होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट कह रहा है कि बर्नौली प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है तथा गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब बढ़ता है। अभी गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब जो है घटता है तथा गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है तथा गतिज ऊर्जा के दोनों बार यही लिखा हुआ है, गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है तथा गतिज ऊर्जा के घटने से दाब जो है बढ़ता है। अब समझेंगे कैसे। मान लीजिए कोई किसी पाइप में द्रव जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि गतिज ऊर्जा बढ़ गई। आपने देखा होगा एक ट्यूबवेल से जो हम लोग सिंचाई करते हैं, आप लोग सिंचाई किए होंगे, तो वहां पे क्या होता है कि जब हम खूब स्पीड में पानी चल रहा है, गतिज में है, खूब स्पीड में, तो उसको दबाने पे वो पाइप नहीं दबता है, जबकि धीरे धीरे पानी चल रहा हो तो वहां पे आप पाइप दबाएंगे तो दब जाएगा। यही एक सबसे अच्छा उदाहरण है। अब चलते हैं, बर्नौली का प्रमेय जो है गतिज संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है या फिर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, अभी इनका जो एग्जाम्पल है वेंचुरी मीटर जो है, इसका किसी नली में जल द्रव बहने की दर जो है हम किससे पता करते हैं, वेंचुरी मीटर से पता करते हैं। और ये जो है किस पे आधारित है, ये किस पे आधारित है, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम पे आधारित है। ठीक है, यहाँ पे यू रहेगा। तो ये इसका सबसे अच्छा जो है उदाहरण है, एग्जाम्पल जो है बर्नौलीज के काम मतलब प्रमेय का वेंचुरी मीटर है। और भी उदाहरण है फुहारे पर टिकी गेंद, जो फुहारे पर गेंद आपने देखा होगा, फुहारा फेंककर उस पर गेंद टिकी रहती है, वो बर्नौली प्रमेय पे काम करता है। मैग्नस प्रभाव आपने स्पिन
बॉल जब आप फेंकते हैं, स्पिन बॉल जब फेंकते हैं, तो वहां जाने के बाद क्या है, एंगल पे, किसी एंगल पे वो स्विंग करता है। बोलते हैं ना कि आपको बॉल स्विंग कर रहा है। तो स्पिनर जो है ऊपर जब बॉल फेंकता है तो उसके पीछे वो बहुत स्लो जाती है गेंद और वो नाचते हुए जाती है। तो उसके पीछे जो एयर का वैक्यूम बन रहा है, खालीपन बन रहा है, उसको जल्दी जल्दी भर रहा है। वो क्या है, जल्दी जल्दी भर रहा है। और जिसके बाद जब वहां पे गिरती है तो वैक्यूम जो बना हुआ है, मैग्नस प्रभाव यही बताता है कि वो वैक्यूम जो बना हुआ है स्पिन बॉल, ऐसे समझ जाएंगे आप, या फिर स्पिनर जो फेंकता है, ठीक है, वहां पे क्या होगा कि वो वहां पे जल्दी जल्दी हवा भरती है और बॉल स्लो जा रहा है। जब वहां गिरता है तो क्या होता है, वहीं से वो जिधर हवा का कह सकते हैं कि हवा ने जिधर उसका बॉल जो घूम रहा है, तभी होता है कि लेग स्पिनर है या ऑफ स्पिनर है। तो लेग स्पिनर अलग तरीके से बॉल घुमाएगा, ऑफ स्पिनर अलग, तो दोनों एक ही तरफ से घुमाएंगे, तो दोनों का जो है दिशा जो है क्या बोलते हैं, लेग की तरफ ही होगा या फिर ऑफ की तरफ होगा। ठीक है, तो जिस दिशा में उसके विपरीत में जाकर के वो घूमता है। अभी गहरा जल जो है शांत रहता है, गहरा जल क्या रहता है, शांत रहता है। ये भी क्या है आपका, ये वायुदाब इतना रहता है नीचे कि गहरा जल जो है शांत रहता है। आंधी में जो है टीन का उड़ना, फिल्टर पंप आदि जो है, तो ये इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। अब आगे जो है आपके न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। मॉक टेस्ट जितना भी अभी तक चैप्टर हमने पढ़ाया, जितने भी बातें हमने बताई शांतता से, मैं चाहता हूं कि 10 क्वेश्चन साथ में होते जाएं, चैप्टर समाप्त होता जाए और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम जल्दी से जल्दी बढ़ते रहें। तो अगला जो हमारा पॉइंट है, ताप के बढ़ने पर श्यानता गुणांक क्या होता है। तो गैसों तथा द्रव में दोनों बढ़ता है, नहीं। गैसों तथा द्रव दोनों का घटता है, नहीं। गैसों का बढ़ता है तथा द्रव का घटता है। मैं ये पॉइंट यदि आपने पूरा लेक्चर शुरू से देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैंने बताया था कि गैसों का जो है ताप बढ़ाने पर गैसों का जो है या द्रव का श्यानता बढ़ता है, गैसों का घटता है। ये देखिए, ये उल्टा हो गया। द्रव का जो है घटता है, द्रव का जो है घटता है और गैसों का जो है बढ़ता है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं लेक्चर में बताया था पॉइंट पे, तो मैंने वहां पे भी बताया था कि गर्म पानी जब हम करते हैं तो वहां पे जो है द्रव का श्यानता जो है घटती है और वो पतला होता जाता है। कपड़ा धोने का उदाहरण मैंने दिया था। और गैसों में टेम्परेचर बढ़ाने पे वो जो है दो तरीके होते हैं, या तो दाब बढ़ा दीजिए या फिर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, तो वो गैसों का जो है श्यानता बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जों पुर्जों जाम होने लगते हैं। इसका कारण है, पुर्जे हैं यार, ठीक है कोई नहीं,
यहां पे पुर्जे मतलब पार्ट्स जाम होने लगते हैं। इसका कारण है स्नेह की श्यानता का बढ़ना, स्नेह की श्यानता का घटना, स्नेह के पृष्ठ तनाव का घटना, स्नेह के पृष्ठ तनाव का बढ़ना। आगे देखते हैं, ये कह रहा है स्नेह मतलब जो उसके फर्श का, उसके मतलब आपने देखा होगा कि ठंड में कोई वस्तु रखी हुई है और एक ही जगह रखी हुई है तो उसमें जंग लगना चालू हो जाता है। ठीक है, उसमें जंग लगना चालू हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस या फिर कुछ और लगा करके रखते हैं। तो जो है स्नेह की श्यानता का बढ़ना, यानी जो उस क्षेत्र का जो उस क्षेत्रफल पे आपने उस पुर्जे पे क्या किया, मान लीजिए आपने ग्रीस लगाया और छोड़ दिया, गर्मी के दिनों में तक भी वैसे ही रहेगा। आपने ग्रीस नहीं लगाया, दो लोहे के परतों के बीच या दो पुर्जों के बीच ऐसा नहीं किया तो निश्चित ही उसके अंदर जंग लग जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण होता है। श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण जो है 0 होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका की टंकी का जल दूर रहने वाले व्यक्तियों के घरों की ऊपर की मंजिल में कठिनता से पहुंचता है, जबकि टंकी में भरे जल के तल से नीचे होते हैं। इसका कारण है पाइप कम चौड़े होते हैं। अब समझिए, पाइप जो है कह रहा है कि कम चौड़े होते हैं या फिर पाइप अधिक चौड़े होते हैं या फिर टंकी के पास रहने वाले व्यक्ति अधिक जल का उपयोग कर लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। जब जल बहता है तो दाब की हानि होती है। ये चारों में से कौन सा सही है, आप देखिए, बताइए, सोचिए। तो इस चारों में से जो है डी सही है। जब जल बहता है तो दाब की हानि होती है। ठीक है, जब जल बहता है तो दाब की हानि होती है, इस वजह से नहीं पहुंचता है। बर्नौली प्रमेय ठीक लागू होती है आदर्श द्रव के धारा रेखी प्रवाह के लिए, आदर्श द्रव के विक्षुब्ध प्रवाह के लिए, वास्तविक द्रव के धारा रेखी प्रवाह के लिए, किसी भी द्रव के किसी भी प्रकार के प्रवाह के लिए। बताइए, इसमें हमने बताया था कि किसी भी द्रव के धारा रेखी प्रवाह के लिए जो है आपका बर्नौली प्रमेय जो है लागू होता है। धारा रेखी प्रवाह तो है ही। अब यहां पे देखते हैं विक्षुब्ध प्रवाह गलत है, वास्तविक द्रव के धारा रेखी प्रवाह के लिए, जबकि हमने कहा था कि आदर्श द्रव के, वास्तविक द्रव का नहीं, तो यहां पे ये भी गलत है। आपका जो है किसी भी द्रव के किसी भी प्रकार के प्रवाह के लिए, अब किसी भी प्रकार के प्रवाह की बात कर रहा है, किसी भी प्रकार के प्रवाह के लिए, ये भी गलत है। आपका जो है ए सही है। हमने बताया था कि धारा रेखी प्रवाह के लिए, आदर्श द्रव के धारा रेखी प्रवाह के लिए प्रवाह पे दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तीनों का मान नियत रहता है। अब आगे देखते हैं। बर्नौली प्रमेय आधारित है संवेग संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर और या फिर द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण पर। तो इसमें बी सही है। आप लेक्चर देखे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला है पेंट गन आधारित है। पेंट गन आप पेंट करते हैं, देखते हैं, पेंट फवारे मारता है, वो देखते हैं उस एकदम चारों तरफ हर जगह सही, मतलब एकदम एक्यूरेट सेम। यदि ऐसा नहीं हो कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा है तो बर्नौली प्रमेय पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर दवा छिड़कने का आपने मशीन देखा होगा, देखा है ना, सेम वैसा ही है। तो ये जो है बर्नौली प्रमेय पे आधारित है। एक झांझा तूफान, झांझा या तूफान गेल एक घर के ऊपर है। झांझा के कारण घर की छत पर बल है। झांझा मतलब आप कह सकते हैं भौर, गांव देहात में भौरी बोलते हैं, घूम घूम करके जो है हवा आता है ना, उसको बोलते हैं चारों दिशाओं से।
तो वो जो है ऊपर की दिशा की ओर होगा। आप भौरी में फंस गए, भौरा बोलते हैं ना, भौरी में फंस गया था, या फिर चारों तरफ से एक हवाएं एक जगह टकराती हैं तो घूम घूम के भौर ऐसे घूमता रहता है। उस तरीके माने उसमें जब आप फंसेंगे, या उसमें आपने देखा होगा कि बस तो क्या है ऊपर की तरफ उड़ती रहती हैं, कागज पेपर जो है सारा ऊपर उड़ता रहता है। अगला क्वेश्चन, किसी छिद्र से जल के बहिस्राव का वेग होता है। किसी छिद्र से जल के बहिस्राव का जो वेग होता है क्या होता है, √2gh लिखा है, 2√gh 2√2gh mgh। तो जो है ए सही है, ये जल के बहिस्राव का वेग है, याद रखेंगे √2gh, जहां g है गुरुत्वाकर्षण है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, और h जो है आपका हाइट है कि भाई कितना ऊंचाई से के छिद्र से गिर रहा है, ठीक है, कितना ऊंचाई के छिद्र से गिर रहा है। अगला है, रक्त और जल के श्यानता के बीच क्या संबंध है। रक्त और जल के श्यानता के बीच क्या संबंध है, कह रहा है दोनों बराबर हैं। जल रक्त की तुलना में ज्यादा श्यान है, जल रक्त की तुलना में अधिक श्यान होता है, जबकि उनकी तुलना नहीं की जा सकती। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों चीज सेम लिखा है, जल रक्त की तुलना में ज्यादा श्यान है या जल रक्त की तुलना में अधिक श्यान है। ज्यादा और अधिक में क्या अंतर है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे आएगा आपका क्वेश्चन, रक्त जल की तुलना में अधिक श्यान होता है। अब बताइए, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो देखेंगे रक्त जो है जल की तुलना में अधिक श्यान होता है। जल का होता है 1 डेसी पॉइस, जबकि रक्त का होता है 2.37 डेसी पॉइस। इसमें डाउट है, चेक कर लेंगे। तो ये जो है 2.37 डेसी पॉइज होता है। यहां पे देख रहे हैं कि जो है आपका ऐसे कर सकते हैं। और तो यहां पे हमने क्या देखा, रक्त जो है जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, रक्त जल की तुलना में अधिक श्यान होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 है, एक बर्तन की दीवार में, 19 नहीं, स्लाइड 19 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक बर्तन की दीवार में जल के स्वतंत्र तल से 10 मीटर नीचे एक छिद्र है जिसका व्यास 2 मिमी है। जल का बहिस्राव ज्ञात कीजिए। अभी हम इसका हल निकाल लेते हैं। जल का बहिस्राव मैंने कैसे क्या बताया था, बहिस्राव √2gh। अब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। h जो है 10 मीटर है, और जो है एक छिद्र जिसका व्यास जो है मैंने जो है त्रिज्या कहे, या फिर व्यास कितना होता है, तो इसका a निकाल लेते हैं। व्यास 2 मिमी है। देख लेते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, एक कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का हमने 2 2
नेक्स्ट देखते हैं, एक बर्तन में जल के स्वतंत्र तल से 10 मीटर नीचे एक छिद्र है जिसका व्यास 2 मिमी है। जल का बहिस्राव ज्ञात कीजिए। तो हमने जल का बहिस्राव इक्वल टू √2GH। अब देख लेते हैं, जल का बहिस्राव हमने मान लिया भी मान लिया, तो यहाँ पे √2G का मान 9.8 और H का मान कितना है? H का मान 10 मीटर है, तो यहाँ पे 10, तो V इक्वल टू ये हो जाएगा √196 करेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकेंड। चेक कर लेते हैं, इसमें है A। अब क्या बोला है कि बहिस्राव जो है आपके व्यास और उसके छिद्र के चौड़ाई पे नहीं निर्भर करता, उसके हाइट पे, ऊंचाई पे निर्भर करता है। और जब हम बहिस्राव की बात करें तो वहां पे ये फार्मूला लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता है? पृष्ठीय तनाव, प्रतिबल, श्यानता, विकृति। तो जो है श्यानता जो है पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता है, यानी तेल जाता है तो उसकी जो श्यानता है, उसकी क्षमता, जो प्रतिबल, विकृति नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, निम्नलिखित में से किसकी श्यानता अधिक है? जल, वायु, रक्त, शहद। जल, वायु, रक्त, शहद, ये आपको बताना है। ये आप लेक्चर में देखे हैं तो देख सकते हैं, नोट्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और इसके साथ ही हमारा जो है आंसर मतलब श्यानता चैप्टर समाप्त हुआ। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अभी बीपीएससी 4 की हम बात कर रहे हैं। बीपीएससी 4 में 5 ऑप्शन रहते हैं। पांचवा ऑप्शन जो है या इस तरीके का रहेगा, इनमें से 2 या 2 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। आप यदि पढ़े हैं, सब कुछ करेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप निश्चित ही इसको बता सकते हैं कि कैसा आंसर है। तो यहाँ पे आपको बताने हैं और इसका आंसर जो है आपको नोट्स में दिखेगा। फिर हम मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 9 के साथ, जिसका नाम होगा इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। तब तक नमस्कार।